मॉन्टेन फॉरेस्ट। इस वीडियो में हम उन जंगलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें पहाड़ों पे देखने मिलते हैं। इससे पहले हम थॉर्न जो फॉरेस्ट है, मतलब कांटेदार जो झाड़ियाँ और फॉरेस्ट हमें मिलते हैं डेजर्ट में, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट के साथ। Mountainous areas, the decrease in the temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. अब माउंटेनियस एरिया में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है, मतलब ठंडी बढ़ने लगती है। अब क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसके साथ साथ जो उसकी नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आएगा। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। अब जिस तरीके से हम अर्थ में देखते हैं, जिस तरीके की वेजिटेशन हमें ट्रॉपिकल एरिया से टुंड्रा रीजन, मतलब कि जो पोलार रीजन है, मतलब जो हमारा इक्वेटर है उससे लेके ऊपर जो हमारे पोल्स हैं उस तक जिस तरीके की वेजिटेशन देखने मिलती है, जो वेजिटेशन में चेंज दिखता है, उसी तरीके से सेम चेंज जो है वो हमें पहाड़ों पे भी देखने मिलेगा कि नीचे अलग तरीके की वेजिटेशन होगी, ऊपर जाते जाएंगे अलग वेजिटेशन होगी, और एकदम ऊपर चोटी पे जहाँ बर्फ पड़ रही होगी वहाँ अलग वेजिटेशन होगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जो अर्थ पे हम लैटिट्यूड्स के हिसाब से जो वेजिटेशंस को पढ़ते हैं, हमने जो वेजिटेशंस का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसी तरीके से जो चेंजेस हैं वो हमें पहाड़ों पे भी देखने मिलेंगे। अब देखो लैटिट्यूड पे क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हर एक लैटिट्यूड पे जो सनलाइट होती है वो अलग रिसीव होती है। जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सनलाइट रिसीव करते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बट वहीं जो पोलर रीजन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, इसीलिए वो ठंडे होते हैं। तो मेनली जो वेजिटेशन में डिफरेंस है वो बाकी सभी फैक्टर्स के साथ साथ जो मेन डिफरेंस है वो टेम्परेचर का भी है। ठीक है, अब वहीं अगर हम पहाड़ों पे देख रहे हैं सेम चीज आ रही है। मान लो ट्रॉपिकल एरिया में ही फॉरेस्ट जो माउंटेन है वो है, बट सेम ट्रॉपिकल एरिया में होने के बावजूद भी जो पहाड़ है उन पे अलग तरीके की वेजिटेशन दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी और उसके कारण हमें चेंज दिखेगा वेजिटेशन में। The wet temperate type of forest are found between a height of 1000 to 2000 meters. अब देखो ये जो नाम दिए हुए हैं ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारे जो नाम है वो लेटीट्यूड्स के बेसिस पे हमें मिले हुए हैं। तो उसी तरीके की हमें यहाँ पे वेजिटेशन देखने मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, उसी तरीके के फॉरेस्ट जो है वो हमें पहाड़ों पे भी देखने मिलेंगे। बट कितनी ऊंचाई पे? 1000 से लेके 2000 मीटर्स की ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तो हमें टेम्परेट वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो देखने मिलेंगे। अब टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? ये अर्थ है, राइट। बीच में जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का एरिया है ये है ट्रॉपिकल। बट वहीं अगर हम देखें इसके ऊपर हमें आर्कटिक सर्कल दिखता है, ठीक है, और नीचे हमें एंटार्क्टिक सर्कल दिखता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज टेम्परेट रीजन। Similarly, if we will talk about the southern hemisphere, then we will see that in the southern hemisphere, from Tropic of Capricorn to Antarctic Circle, this area. So in the southern hemisphere, this area is temperate region, right? So इसका मतलब यहाँ पे ये जो टेम्परेट रीजन है, ये एरिया थोड़ा सा ठंडा रहता है ट्रॉपिकल एरिया के मुकाबले। अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज में देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है धूप रिसीव होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बट टेम्परेट रीजन में क्या है, इतनी ज़्यादा धूप रिसीव नहीं होती, वहाँ थोड़ी ठंडी रहती है। तो वहीं अगर हम पहाड़ों पे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे इलाका जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और वहाँ पे हमें कैसी वेजिटेशन देखने मिलेगी, जैसी कि टेम्परेट रीजन में देखने मिलती है। Evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnut predominate. मतलब कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसमें किस तरीके के हमें पेड़ देखने मिलेंगे? एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज। ऐसे ट्रीज हैं जो कि एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और उनके जो लीव्स हैं वो बहुत ही ब्रॉड हैं, बहुत बड़े बड़े उनके लीव्स हैं, काफी बड़े लीव्स रहते हैं। और किस तरीके के पेड़ आपको देखने मिलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे ओक का ट्री हो गया, चेस्टनट का हो गया, तो ये मेनली यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो ये जो पेड़ है, ये जो पिक्चर है, ये ओक ट्री की है और ये चेस्टनट की है। तो इस तरीके से कुछ पेड़ दिखते हैं
और ये पेड़ आपको जो पहाड़ हैं उनमें 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, हमने बात की थी वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। तो वेट का मतलब क्या है कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो गीले रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे बारिश जो है वो काफी हद तक अच्छी होती है, राइट। नाउ बिटवीन 1500 and 3000 meters temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found। अब जब हम और ऊंचाई पे जाएंगे, मतलब अगर हम 1500 से लेके 3000 मीटर्स की बात करें तो हमें कैसे फॉरेस्ट देखने मिलेंगे? ये भी टेम्परेट फॉरेस्ट ही हैं, बट इनमें किस तरीके के हमें पेड़ देखने मिलेंगे? कॉनीफेरस ट्रीज। कॉनीफेरस ट्रीज मतलब आपने देखा होगा जो इस तरीके के कोन बनाते हैं, जैसे एक्समस ट्री देखते हैं ना, तो वैसे ही जो कुछ ट्रीज रहते हैं इस शेप में, वैसे ट्रीज देखने मिलेंगे। और उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, पाइन हो गया, देवदार हो गया। सो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ये एक पाइन ट्री है, और आप देखो ये किस तरीके से ऐसे कोन वाली शेप में है, इन्वर्टेड कोन की शेप में है, और इसके पत्ते जो हैं वो भी एकदम छोटे छोटे कुछ इस तरीके से ऐसे किनोर किनोर से नुकीले से दिख रहे हैं। तो मतलब कि इस तरीके के पेड़, साथ ही साथ आप देखोगे देवदार का पेड़, तो ये देवदार का पेड़ है इस तरीके से। फिर जो सिल्वर फर ट्री है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये लगभग सिमिलर से ही दिख रहे हैं। इनमें मेन बात यही है कि ये कोनिकल हैं, राइट। इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से दिखती हैं, छोटी छोटी सिल्वर फर की। इस तरीके से जो बाकी ट्रीज हैं, स्प्रूस और सिडार का, इनका भी आप नेट पे जाके पिक्चर जो है वो देख सकते हो। काफी हद तक ये सेम ही दिखते हैं, ठीक है। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India। सो हिमालयाज की जो सदर्न स्लोप है, मतलब कि हिमालयाज मान लो, तो उनका इस तरफ वाला एरिया, मतलब इनका जो इसके पार वाला इलाका होगा, जो चाइना की तरफ वाला इलाका है वो नदर्न एरिया होगा, और इस तरफ जो सदर्न इलाका है इसके स्लोप्स में हमें ज्यादातर ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो देखने मिलेंगे। प्लेसेस हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब जो हमारे सदर्न इंडिया है, जैसे आप वेस्टर्न घाट्स वगैरह में देखोगे जो हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, ये वाले जो स्टेट्स हैं, इनमें भी जो पहाड़ हैं वहाँ पे भी आपको इस तरीके की जो वेजिटेशन है वो देखने मिलेगी। एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। अब जब हम हायर एलिवेशन की बात करते हैं, मतलब ऊंचाइयों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें आमतौर पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने मिलते हैं। मतलब बड़े बड़े मैदान होते हैं घासों के, जिसपे कि लोग अपने जो जानवर हैं उनको, अपने कैटल्स को चराने के लिए आते हैं। At high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation। अब जब हम और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे और ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे कि 3600 मीटर और उससे ऊपर, तब हमें क्या देखने मिलेगा कि ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हैं, इसके बाद मतलब कि अब हम और ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा? एल्पाइन वेजिटेशन देखने मिलेगी। सीधे सीधे हम कहें तो जब हम और ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा? अल्पाइन वेजिटेशन। सबसे पहले हमने देखा नीचे हमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने मिल रहे हैं, उसके ऊपर गए तो हमें नॉर्मल टेम्परेट फॉरेस्ट देखने मिल रहे हैं, जिसमें कि अब हमें जो कॉनिकल ट्रीज हैं वो भी देखने मिल रहे हैं। अब उसके और ऊपर जाएंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? एल्पाइन वेजिटेशन दिखेगी। यहाँ पे हमें सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो देखने मिलेंगे। However, they get progressively stunted as they approach the snow line। अब पहले तो हम अल्पाइन की बात कर लेते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन मतलब वैसे नॉर्मली वो वाली वेजिटेशन जो ठंडी वाली जगह पे हो रही है, ठीक है। तो अल्पाइन वेजिटेशन हमें देखने मिलेगी, जिसमें हमने इन ट्रीज का नाम पढ़ा, सिल्वर फर हो गया, जुनिपर्स, पाइन्स, ये सब मिलेंगे। बट इसमें क्या बोला जा रहा है? जैसे जैसे स्नो लाइन के पास आते जाते हैं वैसे वैसे ये जो पेड़ है वो स्टंट होते जाते हैं, मतलब कि इनकी ग्रोथ रुकती जाती है। मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। अब एक इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद से स्नो पड़ रही है, ऊपर स्नो है, तो आपको यहाँ तक ही क्या देखने मिलेंगे? ये जो पेड़ है, अल्पाइन वेजिटेशन है, वो देखने मिलेगी। जैसे जैसे ये बर्फ को अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे स्नो वाला इलाका आएगा, वैसे वैसे ये जो पेड़ है वो आपको कम दिखाई देंगे। अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs they merge into alpine grasslands। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं, पहाड़ को थोड़ा और ऊंचा बना लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमारे जो अल्पाइन ट्रीज थे वो थे, अब धीरे धीरे करके ये ट्रीज जो है वो कम होने लगेंगे और यहाँ पे क्या होगा? अल्पाइन ग्रासलैंड आ जाएगा। इससे पहले क्या था? टेम्परेट ग्रासलैंड। इससे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड था, फिर हमने देखा कि अल्पाइन वेजिटेशन आई। अब अल्पाइन वेजिटेशन भी जैसे जैसे स्नो आती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे कम होती जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा? अल्पाइन ग्रासलैंड्स, राइट।
They are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and Bakarwals. अब ये जो अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में कौन यूज़ करता है? नोमैडिक ट्राइब्स यूज़ करते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स कौन होते हैं? वो जनजातियां हैं, वो ट्राइब्स हैं जो कि अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो फिर उनके जो जानवर हैं वो इस तरीके से जो ग्रासलैंड होते हैं उनमें से खाना खाते हैं, उन्हें चरते हैं। सो गुर्जर्स और बकरवाल जैसी जो ट्राइब्स हैं वो काफ़ी हद तक अल्पाइन ग्रासलैंड्स पे डिपेंड करते हैं उनके जानवरों को खाना खिलाने में। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लेचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। अब जब हम और ऊंची हाइट्स पे जाएंगे, ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, तो हमें किस तरीके की वेजिटेशन देखने मिलेगी? टुंड्रा वेजिटेशन। ये कैसी होती है? जैसे मॉसेस एंड लेचन्स होते हैं, जैसे काई आपको देखने मिलती है, सो उस तरीके की आपको वेजिटेशन जो है देखने मिलेगी। बहुत छोटे 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 जो पौधे हैं, पौधे जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। कुछ इस तरीके की जो वेजिटेशन है, मॉसेस एंड लाइकेंस आपको देखने मिलेंगे। The common animals found in these forests are Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jack, rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear, and rare red panda, sheep and goats with thick hairs. So कुछ इस तरीके से ये वाले जो जानवर हैं वो आपको देखने मिलेंगे। इनमें से कुछ कुछ जो एनिमल्स हैं उनका आप नाम याद रख सकते हो। हमने जितने भी तरीके के फॉरेस्ट पढ़े हैं उनमें से मेन एक आध जो जानवर है उसका आप नाम याद रख सको तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माउंटेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो उनमें आपको जब आप उसमें एक्सप्लेन करोगे, मान लो 3-4 मार्क्स का आ रहा है, तो आप 1-2 अगर जानवरों के एग्जाम्पल भी दे दोगे तो वो आपके आंसर को और ज़्यादा इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो एक आध जो जानवर है, जैसे आप वाइल्ड शीप या जो थोड़ा अलग से याद रहे, तिब्बतन एंटेलोप, तो इस तरीके से आप इनको याद रख लेना। सो इस तरीके से हमने जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे तरह के फॉरेस्ट जो कि है मैनग्रोव फॉरेस्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।